हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अध्यापक। आपने पिछले हफ्ते भी देखा होगा, हमने यहाँ पर भी अपने एलटी की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दिया है। और पिछले हफ्ते जो हमारे टॉपिक्स यहाँ पर डाले गए थे उसपे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को हमने समझा था। उसके अलावा हमने वहां पर फैक्टर्स देखे थे कौन कौन से आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में मैंने आपको कई चीजें और भी बताई थी। मैच्योरेशन को क्या कहते हैं, नेचर को क्या कहते हैं, नर्चर को क्या कहते हैं, वो सब हमने एमसीक्यूज की सहायता से देखा था, जिससे आपको एक आइडिया लग सके कि एमसीक्यूज भी उसपे से किस तरीके से पूछे जाते। ठीक है, अब जो है हम इसके आगे का एक टॉपिक देखेंगे। हालांकि यहाँ भी मैंने आपको थोड़ी चीजें बताई थी, पर ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज्यादा है, इसलिए मैं इसको आपका कवर कर रही हूँ यहाँ पर थ्योरी के साथ भी। ठीक है, इसके फिर एमसीक्यूज हम एक साथ बाद में कर लेंगे। तो अब यहाँ पर आप चेक करिए, हम यहाँ पर करने वाले हैं कवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत। ठीक है, इस पे से क्वेश्चन आपका आता ही आता है कि वृद्धि और विकास टॉपिक को अगर इंपॉर्टेंट समझेंगे तो वहां पर इसके सिद्धांतों पे से प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल। इसके बारे में हालांकि पिछले वीडियो में भी मैंने बताया, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी ना उसको देख लेना। देखो, सिफेलोकॉर्डल का मतलब क्या है, टॉप टू बॉटम यानी हेड टू टो भी कहते हैं इसको। हेड टू टो, सर से पैर तक। पहले क्या होता है, जो बच्चा होता है जब वो अभी जन्म लिया है उसने, ठीक है, कुछ समय बाद भी आप देखोगे वो पहले सिर्फ अपना हेड टर्न करना शुरू करता है। अगर आप उसके साइड पर, उसके कान के पास अगर क्लैप करो या कोई झुनझुना बजाओ, कोई साउंड अगर आप निकालोगे तो वो साउंड की डायरेक्शन में अपने हेड को टर्न करता है। ठीक है, या उसे कोई चीज दिखाओगे, यानी डेवलपमेंट अभी उसके सर में ही आया है, वो उसको मूव कर सकता है। फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट नीचे की ओर बढ़ता है, हाथों पे आता है, तो वो अपने हैंड्स यहाँ पर शेक करता है। फिर जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएगा डेवलपमेंट, तो बच्चा हाथ की सहायता से बैठना शुरू करेगा। और सबसे लास्ट में जो है डेवलपमेंट पैरों में आता है और बच्चा फिर चलना शुरू करता है। तो डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, हेड से टो यानी टॉप टू बॉटम हो रहा है, जिसे हम सिफेलोकॉर्डल सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, फिर दूसरा आपका है डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम सेंटर टू आउटवर्ड। अगर मैं इसे एक सर्कल मान लूं तो यहाँ पर जो केंद्र है, केंद्र से बाहर की ओर डेवलपमेंट कैसे होता है, हमारा जो शरीर है उसके केंद्र से बाहर की ओर। जैसे पहले डेवलपमेंट हमारी रीढ़ की हड्डी में आया, जैसे जैसे वो बाहर की तरफ आएगा, हमने हाथों पे हमारा डेवलपमेंट आया, हमने पूरे हाथों को हिलाना शुरू किया। फिर हमारे इन हैंड्स के ऊपर, हथेलियों पे आया, हमने चीजों को पकड़ना शुरू किया। और लास्ट में जब उंगलियों में आता है तो हम पेंसिल वगैरह पकड़ना शुरू करते हैं। तो केंद्र से बाहर की ओर डेवलपमेंट आ रहा है, इसे कहते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल। क्या कहते हैं इसे, समीपस्थ सिद्धांत यानी प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल। ये दोनों ही प्रिंसिपल्स डेवलपमेंट के डायरेक्शन को बताते हैं। किसको बताते हैं, दिशा को बताते हैं। ठीक है, विकास की दिशा को बता रहे हैं। कौन कौन से, सिफेलोकॉर्डल, हेड से टो, और प्रॉक्सिमो डिस्टल सेंटर टू आउटवर्ड। अब आप देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ये कहता है कि जो विकास है, क्योंकि बहुत सारे पक्षों में होता है, कई सारे डोमेन्स पे होता है, तो यहाँ पर विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तभी से विकास शुरू हो जाता है। ठीक है, फिजिकल ग्रोथ आपकी रुक सकती है एक स्टेज के बाद, एडोलेसेंस के कंप्लीट होने के बाद जो फिजिकल ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। लेकिन अन्य पक्षों में तो आपकी लर्निंग चल रही है, आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, तो डेवलपमेंट निरंतर चलता रहता है। डेवलपमेंट में आपका क्या आएगा, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी को ये फॉलो करता है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म। हर पर्सन का रेट ऑफ डेवलपमेंट अलग होता है, किसी की हाइट जल्दी बढ़ती है, किसी की बाद में लेट बढ़ती है। तो ये सब रेट ऑफ डेवलपमेंट जो होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट, ये आपका अलग अलग तरीके से आपको देखने को मिलेगा अलग अलग लोगों में। यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, लेकिन हमें पैटर्न एक जैसा देखने को मिलेगा सबके। एक पर्टिकुलर स्पीशी, अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूं, हमारे पास एक चेहरा है, दो हाथ है, दो पैर है, हम इसी तरीके से बढ़े होंगे। ठीक है, किसी का ऐसे एक हाथ ज्यादा, एक हाथ लंबा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो पैटर्न सेम रहेगा, रेट हालांकि चेंज हो सकता है, कोई जल्दी, कोई तेजी से बढ़ेगा, कोई धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन पैटर्न हर एक का सेम रहेगा, एक स्पीशी के लिए सेम रहेगा। डेवलपमेंट प्रिडिक्टेबल है, इस एज तक बच्चे को ये काम कर लेना है। जैसे हम कहते हैं ना, बच्चे 9 से 11 महीने में चलना शुरू कर देते हैं, तो ये हमने प्रिडिक्ट किया हुआ है, क्योंकि हमने अक्सर यही चीज देखी है।
तो यहाँ पर जो छोटे बच्चे होते हैं 9 से 11 महीने के जब वो होते हैं तो पैरों पे उनका कंट्रोल आ जाता है और वो चलना शुरू कर देते हैं। ये हमेशा लेकिन फिक्स नहीं है, कुछ जो है 9वें महीने में ही शुरू कर देते हैं, कुछ 11 के बाद भी नहीं चलते, थोड़ा और लेट चलना शुरू करते हैं, लेकिन एक एवरेज यही रहता है। तो प्रिडिक्ट कर सकते हो आप कि किस एज में या किस स्टेज में कौन सा डेवलपमेंट हमें नजर आएगा। एक टीचर के लिए ये जानना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्यों होता है, क्यों पढ़ाया जा रहा है टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका प्रेडिक्टेबिलिटी है, ठीक है, क्यों पढ़ाया जा रहा है। जब क्लासरूम में आपके बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, टीचर को पता है कि जिस एज ग्रुप के मेरी कक्षा में बच्चे बैठे हैं वो कितना कुछ समझ सकते हैं, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल कितना होना चाहिए, उन्हें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा या उनकी एज ग्रुप के लिए जो नॉर्मल काम है वो बच्चा नहीं कर पा रहा, तो टीचर को ये समझ में आ जाता है कि इसके साथ कोई दिक्कत है, ठीक है। फिर उस दिक्कत के ऊपर काम किया जा सकता है, क्या वो प्रॉब्लम क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, उसके पेरेंट्स के साथ भी जो है डील करके कॉन्टेक्ट किया जा सकता है, उनसे आप मिलकर जो है इसका रास्ता निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी जो है वो आपका क्या बता रहा है कि किसी भी स्टेज में हम विकास के किस स्टेज में है बच्चा, हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उससे क्या क्या टास्क एक्सपेक्टेड है। फिर है डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल की ओर बढ़ता है। अगर आप बच्चों को सिखाने पे आओगे तो पहले बच्चों को एबीसीडी सिखाओगे, उसके बाद बच्चों को 2 लेटर के वर्ड सिखाओगे, फिर बच्चों को 3 लेटर के वर्ड सिखाओगे, फिर बच्चों को आप पूरे पूरे सेंटेंस सिखाओगे ना, एक बार जब वो 2-3 शब्द लिखने सीख जाएंगे। तो यहाँ पर डेवलपमेंट जो है सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ता है, पहले कॉम्प्लेक्स चीज सिखा के फिर सिंपल पे नहीं आओगे। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, ठीक है। जैसे इसमें एक एग्जांपल लिया जाता है कि पहले जब छोटा बच्चा रोता है तो वो क्या करता है, उसके आंसू भी आ रहे हैं, वो बहुत तेज तेज चिल्ला भी रहा है, उसका मुंह लाल हो जा रहा है, उसकी पूरी बॉडी शेक कर रही है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ये रोने की एक्टिविटी बहुत स्पेसिफिक हो जाती है, विशिष्ट हो जाती है, सिर्फ चेहरे तक ही सीमित रह जाएगी। चेहरे पे थोड़े से एक्सप्रेशन चेंज होंगे, थोड़ा सा मुंह बन जाएगा, थोड़े आंसू आ जाएंगे। अब वो दहाड़े मार के नहीं रो रहा या फिर बहुत ज्यादा शेक नहीं कर रहा। तो ये क्या है, जो आपका डेवलपमेंट है, क्योंकि विकास हो चुका है तो जनरल से आप स्पेसिफिक की तरफ बढ़ गए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हमें लोगों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि हाइट को इतना ही बढ़ना है या वेट को इतना ही बढ़ना है, सबका कोई फिक्स तो नहीं है, सब आपको अलग अलग हाइट के अलग अलग वेट के लोग देखने को मिलते हैं, सबको ज्यादा इंटेलिजेंट मिलता है, कोई कम इंटेलिजेंट मिलता है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस ये बताता है कि हम अलग अलग एस्पेक्ट्स में एक दूसरे से भिन्न है। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटर रिलेशन का मतलब ये है कि जब हम डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, चाहे हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें, ठीक है, चाहे हम इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें, चाहे हम यहाँ पर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात करें यानी बौद्धिक विकास की बात करें, ठीक है, या फिर हम यहाँ पर मॉरल डेवलपमेंट की बात करें, तो ये किसी भी टाइप के डेवलपमेंट जब हम बात करते हैं एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है। अगर एक क्षेत्र में आपको डेवलपमेंट में कुछ कमी देखने को मिल रही है या कहीं पे कुछ ना कुछ बाधा आ रही है तो उसका जो असर है वो अन्य क्षेत्रों पे भी पड़ेगा ही पड़ेगा। एक बच्चा बहुत थका हुआ है, बीमार रहता है, ज्यादातर स्कूल से छुट्टी लेता है, तो क्या वो चीजें सीख पाएगा, क्या इमोशनली वो बहुत ज्यादा स्टेबल रहेगा, क्या इंटेलेक्चुअली वो आगे बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा, ठीक है, उसका प्रभाव इन सब चीजों के ऊपर पड़ना निश्चित है। तो प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन ये कहता है कि आपका एक एरिया में अगर कोई चीज आपको अफेक्ट कर रही है तो उसका प्रभाव दूसरे क्षेत्रों पे भी पड़ेगा। इसीलिए टीचिंग के क्षेत्र में जब हम बच्चों की बात करते हैं हम यही कहते हैं कि बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में सोचो, सिर्फ उन्हें बिठा के क्लासरूम में पढ़ाते नहीं रहना है, सिर्फ उनका ज्ञान वर्धन नहीं करना है, उनको फिजिकल एक्टिविटीज में भी आगे बढ़ाइए, उनका जो अगर कल्चरल एस्पेक्ट है उसको आगे बढ़ाइए। आप अलग अलग क्षेत्रों में देखिए कि बच्चे को पूरे विकास की जरूरत है, क्योंकि सब एक दूसरे से इंटररिलेटेड है, तभी जाकर बच्चे का ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। और फिर लास्ट है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। हम सिर्फ हेरिडिटी को भी नहीं मान सकते कि सिर्फ अनुवांशिकता ही रोल प्ले कर रही है बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, ना ही हम सिर्फ एनवायरमेंट को मान सकते, ठीक है। सिर्फ हेरिडिटी क्यों नहीं कह सकते, बस हमें जीन्स मिल गए तो उससे थोड़ा ना हो जाएगा। अगर बच्चे को इस दुनिया में आने के बाद सही पोषण नहीं मिल रहा, सही एनवायरमेंट नहीं मिल रहा, सही लोग नहीं मिल रहे, तो कैसे उसका डेवलपमेंट होगा। और यही चीज एनवायरमेंट के ऊपर भी है। अगर मान लीजिए जेनेटिकली बच्चे के अंदर कोई डिफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको नहीं ऐसी चीज कोई मिली है हेरिडिटरी रूप से, तो सिर्फ एनवायरमेंट उसमें काम नहीं कर पाएगा,
ठीक है। तो दोनों का मिला जुला स्वरूप होना चाहिए, दोनों का इंटरेक्शन होना चाहिए, प्रॉपर इंटरेक्शन से ही बच्चे का प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यहाँ पर हो सकता है। तो ये आपके प्रिंसिपल्स है तो 11 ही प्रिंसिपल, लेकिन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर से आपके क्वेश्चन जो है अच्छे बन जाते हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने पिछले वाले लेक्चर में भी लिए थे, अब आने वाले लेक्चर्स में जब मैं इसके एमसीक्यूज कराऊंगी तब मैं यहाँ से आपसे क्वेश्चंस जरूर पूछूंगी। नेक्स्ट जो टॉपिक हम देखेंगे वो है आपका लॉज ऑफ हेरिडिटी। इस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एलटी में पहले इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको पता होने चाहिए। लॉज ऑफ हेरिडिटी यानी अनुवांशिकता के आपके नियम। अब ये अनुवांशिकता के नियम आपके मेंडल के नियमों से अलग है। मेंडल ने भी आपके हेरिडिटरी लॉज दिए हैं, लेकिन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, लेकिन हम उसको नहीं लेंगे। हम यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर आपके लॉज ऑफ हेरिडिटी यहाँ पे अलग है थोड़े, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, पहला लॉ है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, दूसरा है लॉ ऑफ वेरिएशन, और तीसरा है लॉ ऑफ रिग्रेशन। एक क्वेश्चन आया था कि हमें बच्चों के ग्रोथ और डेवलपमेंट को समझने के लिए इनमें से कितने लॉज आपको पता होने चाहिए। तो ऑप्शन ए बी सी था, डी ऑप्शन था ऑल ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑब्वियसली आपको सभी पता होने चाहिए, तो ऑल ऑफ द अबव था, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन एलटी के प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है, तो इसीलिए हम इस टॉपिक को आज कवर करेंगे आपके प्रिंसिपल्स के साथ। तो लॉ ऑफ हेरिडिटी में सबसे पहले हम लॉ ऑफ सिमिलैरिटी या रिजेम्बलेंस की बात करेंगे। इसमें एक आपका कहा जाता है लाइक बिगेट्स लाइक, ठीक है। लाइक बिगेट्स लाइक मतलब पेरेंट्स की तरह ही बच्चे होंगे, ठीक है, वो अपने जैसे ही बच्चे पैदा करेंगे। तो यहाँ पर होता क्या है, लॉ ऑफ हेरिडिटी में लॉ ऑफ सिमिलैरिटी ये कहता है कि हम बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसे होते हैं, ठीक है। हम अपने पेरेंट्स के जैसे क्यों होते हैं, उनसे हम सिमिलैरिटी शो करते हैं, बिल्कुल मतलब एकदम ही कॉपी नहीं, लेकिन हम उनसे सिमिलैरिटी शो करते हैं, उनके साथ समानता दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं, देखो इसके लिए ना एक चीज ये भी जान लो, क्योंकि इस पर भी आपसे पूछा जा सकता है। देखो हमें जो जीन्स मिले हैं वो किससे मिले हैं, अपने माता और पिता से मिले हैं। तो जीन्स क्या होते हैं, आपके फंक्शनल सेगमेंट्स होते हैं जिनके अंदर हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इंफॉर्मेशन, एक बॉडी की इंफॉर्मेशन कि हमारा कॉम्प्लेक्शन क्या होगा, हमारे बालों का रंग क्या होगा, हम कैसे दिखेंगे, हमारी आंखें कैसी होंगी, ठीक है, हमारा पूरा बॉडी स्ट्रक्चर, जो भी चीजें हैं वो सारी इंफॉर्मेशन इन जीन्स के अंदर भरी होती है। और जीन्स कहाँ पर होते हैं, क्रोमोसोम्स पे होते हैं, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं, इन्हें गुणसूत्र कहते हैं। तो गुणसूत्र के ऊपर आपके जीन्स होते हैं। अब ये क्रोमोसोम्स हमें किससे मिले, हमारे माता पिता से मिले। तो जैसे वो है उन्हीं की तरह हमें जीन्स जब मिले हैं तो हम बिल्कुल वैसे ही दिखेंगे, वैसे ही लगेंगे। इसलिए हमारे कुछ फीचर्स जो है हमारे मदर से मिलते हैं, कुछ फीचर्स हमारे फादर से मिलते हैं। कैसे, देखो मदर से हमें क्रोमोसोम क्या मिलते हैं, मदर में जो क्रोमोसोम होता है वो सेम क्रोमोसोम होता है एक्स एक्स, ठीक है, और फादर के पास होता है एक्स वाई। अब अगर मदर का एक्स क्रोमोसोम जो है फादर के एक्स क्रोमोसोम से मिलता है तो यहाँ पे डॉटर होती है। फिर अगर मदर का एक्स क्रोमोसोम फादर के वाई क्रोमोसोम से मिलता है तो यहाँ सन होगा, ठीक है, बेटा होगा। और अगर यहाँ फिर अगेन वही चीज रहेगी, एक्स एक्स से मिलेगा तो डॉटर, और एक्स वाई से मिलेगा तो सन। दैट मीन्स 50-50% प्रोबेबिलिटी होती है कि जो आने वाला बच्चा है वो लड़का होगा या लड़की होगी। लेकिन हर केस में हमें 50% कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी मदर के मिले हैं और 50% कैरेक्टरिस्टिक्स हमें अपने फादर के मिले हैं। इसीलिए हमारी कुछ चीजें जो है मदर से मिलती है, कुछ चीजें फादर से मिलती है। तो यहाँ पर जो मतलब है ना लॉ ऑफ सिमिलैरिटी या लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस का, के दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट चिल्ड्रन हैव अ टेंडेंसी टू बी लाइक देयर पेरेंट्स। और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि फिजिकली, अगर कहते हैं ना फादर बहुत इंटेलिजेंट है, बच्चा भी बहुत इंटेलिजेंट होगा, तो बहुत तरह के जो गुण होते हैं वो सब जो है पास ऑन होते हैं किसमें, न्यू इंडिविजुअल में या नए जो आपका बच्चा जो हो रहा है, ठीक है, उसमें। तो बट दिस लॉ इज नॉट यूनिवर्सली ट्रू, लेकिन ये हमेशा सत्य नहीं है। कई बार बच्चे जो है एकदम अलग कैरेक्टरिस्टिक के भी होते हैं, ठीक है, जो हो सकता है पेरेंट्स पे नहीं थी कैरेक्टरिस्टिक लेकिन वो बच्चे के अंदर आई है। तो ये जो है हमें देखने को मिलता है। जैसे समटाइम्स वी सी दैट व्हाइट पेरेंट्स है लेकिन उनका बच्चा जो है वो ब्लैक है, तो ये क्या हो सकता है, ये एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है डायरेक्टली पास ऑन नहीं हुई, कभी कभी हिडन जीन्स भी होते हैं। चलिए, अनुपांशिकता के नियम में समानता का नियम हमने समझा। दूसरा हम देखेंगे आपका लॉ ऑफ वेरिएशन। अब लॉ ऑफ वेरिएशन में क्या कहते हैं कि हमारी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसी नहीं होती, ठीक है। हमें वेरिएशन क्यों देखने को मिल रहा है, वेरिएशन इसलिए देखने को मिल रहा है, ये सिर्फ फिल्मों में होता है कि अगर श्रीदेवी की बेटी भी श्रीदेवी जैसी ही दिखेगी, ठीक है। यहाँ पर फिल्मों में तो ऐसे दिखा देते हैं कि बेटा या बेटी ट्रू बिल्कुल कॉपी होते हैं अपने फादर या मदर की। ऐसा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि हमने क्या देखा, आधे जीन्स कहाँ से मिल रहे हैं, मदर से, आधे जीन्स मिल रहे हैं फादर से।
तो कुछ ना कुछ रिकॉम्बिनेशन होगा ही होगा। हमारे जब कुछ फीचर्स मदर से कुछ फीचर फादर से मिलेंगे तो नया जो इंडिविजुअल होगा उसमें हमें वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो लॉ ऑफ वेरिएशन या भिन्नता का नियम क्या कहता है, बच्चे बिल्कुल अपने माता पिता की तरह नहीं होते, उनमें विशेषताओं आदि में अंतर होता है। ठीक है, तो ये इसीलिए होता है जैसा कि इन्होंने कहा ना, क्योंकि माता पिता दोनों से ही हमको क्रोमोसोम्स मिल रहे हैं, इसलिए हमें ये अंतर देखने को मिलता है। फिर है तीसरा लॉ ऑफ रिग्रेशन। इसको समझना कभी कभी पता नहीं क्यों स्टूडेंट्स को टफ लगता है। अब देखो, सक्सेसिव जनरेशन में, जनरेशन बाय जनरेशन क्या होगा, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स अपने एवरेज की तरफ बढ़ती है। जैसे मान लो एक फादर है, ठीक है, और उनकी हाइट, नॉर्मल हाइट हम ऐसा मान लेते हैं कि जो हम इंडियंस में भी देखते हैं 5 से 7 के बीच में होती है। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं 5 से 7 के बीच में होती है, ये एवरेज हाइट है। अब देखो 5 बल्कि 5-6 ही एवरेज हाइट हमें देखने को मिलती है, 5 ही मान लो। लेकिन अगर फादर की हाइट यहाँ पर 13 फीट है, ठीक है, जाइजेंटिज्म कहते हैं ना, जैसे बहुत ही लंबे होते हैं जिनका गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आता है, तो क्या होगा कि इसका बच्चे भी क्या 13 फीट के होंगे? जरूरी नहीं। अगर होंगे भी तो हो सकता है कि उनकी हाइट 11 फीट हो जाए, ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन जनरेशन बाय जनरेशन जैसे जैसे आगे इनके बच्चे होते जाएंगे, ये अपने एवरेज 5 या 6 वाली हाइट पे आ जाएंगे। दिस इज लॉ ऑफ रिग्रेशन। कोई भी कैरेक्टरिस्टिक, सिर्फ हाइट की बात नहीं है, वेट हो गया या कोई भी चीज, कॉम्प्लेक्शन हो गया, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक जनरेशन बाय जनरेशन जब आगे इंडिविजुअल्स आते जाएंगे वो अपने एवरेज की तरफ बढ़ने लगती है। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ रिग्रेशन। ठीक है, in successive generations variations tend to move towards the average of the species of which they form a part। ठीक है, इतना आपको समझना है। ये 3 आपके नियम है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ रिग्रेशन को कहते हैं प्रतिगमन का नियम। क्या कहते हैं इसे? प्रतिगमन का नियम। तो 3 नियम जो हमारे अनुवांशिकता के हैं वो क्या है, समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रतिगमन का नियम। ये तीनों नियम हमें पता होने चाहिए बच्चों के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट को समझने के लिए, और हेरिडिटी में, हेरिडिटी की वजह से क्या इंपैक्ट आ रहा है न्यू इंडिविजुअल में उसको समझने के लिए। तो आज हमने टॉपिक क्या कवर किए, आज हमने प्रिंसिपल्स कवर किए और साथ ही साथ हमने कवर किए लॉज ऑफ हेरिडिटी। दोनों ही टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके एमसीक्यूज करेंगे हम अगले वीडियो में। आप इस वीडियो को अच्छे से तैयार कीजिएगा। आई होप आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक दीजिएगा और अपना फीडबैक जो है हमें अपने कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अगर आप स्ट्रक्चर्ड वे में एलटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने अभी कल परसों एक वीडियो भी डाला था जहां आपको ये भी बताया था कि न्यूज चल रही है कि सरकार जो है रिक्त पदों की संख्या भी मांग रही है, इलेक्शन से पहले हो सकता है आपको एलटी की वैकेंसी देखने को मिल जाए। अगर आप स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे अचीवर्स के प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। अचीवर्स पे हमने एलटी 2026 नाम से एक बैच भी स्टार्ट कर रखा है। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें एनरोल हो चुके हैं और जैसा कि आपको पता ही होगा हमने ऑलरेडी पिछले बारे में जो अपना बैच था उसमें बहुत अच्छे सिलेक्शंस दिए हैं और इस बार भी हम इस हिस्ट्री को दोहराना चाहते हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हमारी अचीवर्स ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, साथ ही साथ कमेंट्स में भी उसे पिन किया हुआ है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।